हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज हम बात करेंगे एसपीएल के फॉर्मेट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा बैलेंस शीट अब हम समझ चुके हैं, नोट्स टू अकाउंट्स की भी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, थोड़ी बहुत हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी टच कर लिया है। अब बात करेंगे बेटा एसपीएल की। बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें गिवन था कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3, और बेटा अगर बिल्कुल स्पेसिफिक बोलूँ तो शेड्यूल 3 पार्ट 1। और बेटा एसपीएल का फॉर्मेट हमें गिवन है शेड्यूल 3 में ही, लेकिन पार्ट 2। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 2 में हमारे को बेटा एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा फॉर्मेट गिवन है, ठीक है ना। जिस चीज़ को आप आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, अब हम उसको प्यार से एसपीएल बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी बाबू, फॉर्मेट समझते हैं इसका। आज मैं काफ़ी एनालिसिस तो कर दूंगा बेटा, थोड़ा सा छोड़ दूंगा। बेटा ये भी एक वर्टिकल फॉर्मेट है। जैसे बेटा आप 11th क्लास में या पार्टनरशिप फॉर्म में टी फॉर्म में बेटा बैलेंस शीट को बनाते आए हो, या अगर कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पार्टनरशिप में बनाया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया, तो हमने अभी तक टी फॉर्म में ही बनाया। लेकिन बेटा कंपनीज एक्ट ने अगेन टी फॉर्म में आपको ना तो बैलेंस शीट बनाने को कही, ना ही एसपीएल। बेटा बैलेंस शीट का भी एक वर्टिकल फॉर्मेट गिवन था, जिसमें हम पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करते थे, देन बेटा एसेट साइड। सेम वे बेटा आज भी एसपीएल में यही कहानी है, ये भी वर्टिकल फॉर्मेट है। ठीक है जी बेटा, जिसमें हम पहले क्रेडिट साइड प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि याद करा देता हूँ, कभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा इसकी दो साइड होती थी, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बेटा पहले हम क्रेडिट साइड को लिख रहे हैं, और उसके बाद बेटा इसी के नीचे मैं डेबिट साइड को लिखने वाला हूँ। ठीक है जी, चलो जी बेटा, सबसे पहली आइटम है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा फॉर्मेट इसका भी सेम है, पर्टिकुलर नोट नंबर वहां पर था फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। बेटा आपको भी पता है बैलेंस शीट लास्ट डे पर बनती है फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल आखिरी दिन, लेकिन बेटा पी एंड एल में हम एज एट वर्ड का यूज ही नहीं करते। फिगर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, फिगर ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इतना तो खैर लिख ही लोगे मुझे उम्मीद है। तो बेटा सबसे पहली आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ भी समझ लो अभी तो बेटा, अभी तो मेरा एनालिसिस होना है बेटा। उसके बाद बेटा सेकेंड आइटम इज अदर इनकम, बस क्रेडिट साइड इतनी सी है बेटा इसकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। बेटा ये जो इनका टोटल निकल कर आएगा, ये है बेटा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू कैसे निकल रहा है बेटा, 1 + 2, दोनों को ऐड कर दोगे बेटा तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, फॉर्मेट याद करना है हमने आज ही, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और काफ़ी एनालिसिस भी आज ही खत्म करना है बेटा। एक्सपेंसेस साइड यानी कि मेरी डेबिट साइड अब स्टार्ट हो रही है, वर्टिकली फॉर्मेट है बाबू। सबसे पहली चीज़ है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को मैं बेटा इस 4th कैटेगरी में लिख रहा हूँ, सारे के सारे एक्सपेंसेस को। 7 अलग अलग हेड हैं बेटा एक्सपेंस के, 7 अलग हेड। ठीक है जी, सबसे पहले हेड का नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकेंड हेड का नाम है बेटा परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। थर्ड हेड का नाम है बेटा चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स WIP एंड स्टॉक एंड ट्रेड। 3 आइटम। 4th वन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय
benefit expenses. Fourth one is finance cost. Sorry, fifth one is finance cost. Sixth one is depreciation and amortization expenses. Depreciation and amortization expenses. And last one is other expenses. बेटा यहां तक सारे के सारे खर्चे हैं. आपको बता देता हूं बेटा, अगर आप 3 में से 3 क्या था बेटा, टोटल रेवेन्यू था 3. अगर 3 में से बेटा 4 को डिडक्ट कर दोगे, 4 क्या है बेटा, ये सारे के सारे 7 कैटेगरी के खर्चे. ठीक है, जैसे भी आपको याद हो जाए. मेरे लिए तो शॉर्टकट है CPC-EFDO. ठीक है ना, मैंने अपने लिए बनाया हुआ है बेटा. आपको याद रहे ऐसे तो ठीक, क्योंकि मैं उतना ही शॉर्टकट याद कराना चाहता हूँ जितने आपको याद रह जाए. ठीक है ना, पता लगे याद तो हम सब में ही शॉर्टकट बनाई जा रहे हैं, पेपर में याद एक भी नहीं रह रहा. ठीक है ना, पंच उतने बनाओ जितने आपको याद रहे. ठीक है जी. तो बेटा थर्ड में से अगर मैं फोर्थ को डिडक्ट कर दूं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चों को डिडक्ट कर दूं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. बाबू इसको ना 3 - 4 में उधर लिखता हूं क्योंकि मुझे इसे फिफ्थ आइटम लिखना है. फिफ्थ आइटम कैसे आ रही है बेटा, 3 - 4 प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस. बेटा सिक्स्थ आइटम इज टैक्सेस और बेटा 7th आइटम इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. और ये कैसे आएगी बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, अगर आप फिफ्थ में से बेटा 6th को डिडक्ट कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आ जाएगा. तो बेटा ये है हमारा पूरा SPL. बस इतना छोटा सा है, बस इतना सा एनालिसिस भी है. ठीक है, आज मेरा एनालिसिस यहाँ तक मुझे पूरा करना है बेटा. ठीक है जी, यहाँ तक पूरा करके जाऊँगा बाबू. बस ये 4 चीज़ें छोड़ दूंगा. अभी ये बता रहा हूँ बेटा, कल मैं आगे ये एनालिसिस कराऊंगा नहीं, मुझे सुनना है कल पूरा. पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी बातें हो चुकी हैं, यानी कि पूरी बैलेंस शीट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, नोट्स अकाउंट, जो भी है जैसे भी है बेटा, और पूरा SPL. ठीक है ना, विद एनालिसिस. बस ये 4 बातों का एनालिसिस पता नहीं होगा आपको, SPL पूरा याद होगा और इतनी सारी बातों का एनालिसिस भी पता होगा. ठीक है जी, करें स्टार्ट एनालिसिस. बाबू पहले ये अगर आपने नोट करना है नोट कर लो, नहीं करना तो बुक में दिया भी हुआ है, देख लो. चलो कर लो नोट जल्दी से. लो प्यारे बच्चों, सब सामने देखना मेरी तरफ. बेटा अगर आप फॉर्मेट देखोगे ना, कंपनीज एक्ट ने ना हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा. ठीक है बाबू, लेकिन रिकॉर्डिंग करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन ध्यान हर चीज का रखा. अगर मैं कहूं, सब सामने देख रहे हैं बेटा, अभी कोई लिख नहीं रहा, राघव छोड़ दे बाबू. अगर मैं कहूं कि आप बेटा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आप गुड्स बेचते हो, बेटा आपकी हर आइटम रिकॉर्डेड है. अगर मैं कहूं आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो फिर बेचते हो, आपकी भी बेटा हर ट्रांजैक्शन, हर आइटम रिकॉर्डेड है. अगर मैं बोलूं कि आप एक सर्विस कंसर्न हो, आप सर्विस बेचते हो, बेटा आपकी भी हर आइटम रिकॉर्डेड है. और मैं दिखाऊंगा बेटा आपको कि तीनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की हर आइटम कंपनीज एक्ट ने लिखवाई हुई है बेटा, लेकिन बस लिखने का थोड़ा सिस्टम चेंज है. बाबू ऐसी ही चीजें आपने कभी पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं पढ़ी. ठीक है ना, वहां तो हम बेटा T फॉर्म में बनाते थे और कभी ये वर्ड ही नहीं पढ़ा हमने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. चलो खैर, आज चीजों की चर्चा करते हैं. सबसे पहले बेटा इसको मैं नोट नंबर 1 बनाता हूं, इसको 2, इस पे चर्चा करेंगे 3, इस पे चर्चा कर लेंगे चलो 4, इस पे 5, 6, 7, 8 एंड अदर एक्सपेंसेस 9. लो बेटा, तो मैंने नोट कर दिए बेटा. सबसे पहले नोट नंबर 1. अरे यार नोट नंबर 1 लिखने में तुम्हें थोड़ी टाइम लगेगा, ये तुम लिखना शुरू कर दिया करो मेरे साथ साथ. अरे लिख लेना, तुम्हें क्या टाइम लगेगा. लो सब सामने देखो, पहले चीजों को समझो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आइटम है बेटा. बाबू क्या क्या आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स. बेटा अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न हो या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, तो आप बेटा गुड्स बेचोगे. बेटा गुड्स बेचे हुए कहाँ रिकॉर्ड करोगे बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में. ठीक है ना, समझाने के लिए बोल देता हूं बेटा, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. ट्रेडिंग अकाउंट में गिन के 4 चीजें जाती थी बेटा, गिन के 4 चीजें. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और बेटा परचेसेस, सेल्स
और बेटा क्लोजिंग स्टॉक, और बेटा बाद में जो रिजल्ट आता था उसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते थे। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का मुद्दा नहीं, आप सीधा नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो। लो बाबू सामने देखना मेरी तरफ, बेटा ये सेल्स ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बाबू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स माइनस अगर कोई रिटर्न भी है, बेटा वो तो आप यहां पे भी रिकॉर्ड करते थे, याद हो अगर कभी अकाउंट्स बनाए हो, बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ऐसे ही रिकॉर्ड करते थे ना। तो बेटा यही दोनों बातें इसने कहां रिकॉर्ड कराई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। अगर मैं बोलूं बेटा आप सर्विसेज बेच रहे हो, अगर बेटा आप एक सर्विस कंसर्न हो और आप अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो आप बेटा कभी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होंगे नहीं। आप क्या बेच रहे होंगे बेटा? बाय सेल ऑफ सर्विसेज टू परचेज ऑफ सर्विसेज, बस इतना सा काम कर रहे होंगे, ठीक है ना बेटा। तो सेल ऑफ सर्विसेज भी कहां जाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, और अगेन मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं नेट। नेट मतलब अगर कोई रिटर्न होगी तो उसको भी माइनस कर देना, ठीक है जी। एज वेल एज एक और चीज जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, सेल ऑफ स्क्रैप। बेटा अगर कोई स्क्रैप बच गया आपके गुड्स में से, आपकी मशीनरी में से, वो बेचना पड़ा, तो उसको भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। गिनती की 3 चीजें बेटा, गुड्स बेच रहे हो माइनस रिटर्न, सर्विसेज बेच रहे हो माइनस रिटर्न, एंड सेल ऑफ स्क्रैप। ये 3 चीजें बेटा आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है जी। बढ़े आगे, सर्विसेज कैसे रिटर्न हो सकती हैं? बहुत बढ़िया मुद्दा है बेटा। लो समझाने के लिए बेटा मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लो बेटा किसी इंसान ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस बेटा अपना लाइफ इंश्योर्ड करा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 1 लाख रुपए का कंपनी को, ठीक है। आपको बता देता हूं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस कराना बाबू, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वो एक सर्विस कंसर्न है या गुड्स बेच रही है? सर्विस कंसर्न है, सर्विसेज बेच रही है। एक इंसान ने 1 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, यानी कि बेटा उसने सेल ऑफ सर्विसेज कर दी 1 लाख की। आपको ऑप्शन होता है बेटा, हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप बढ़ा सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो, इवन अपनी पॉलिसी कैंसिल भी करा सकते हो। आपने क्या करा, 5 दिन के अंदर अंदर बेटा आपने एक डिसीजन लिया कि मैं 1 लाख रुपए का प्रीमियम हर साल नहीं दे पाऊंगा, आपने बेटा रिड्यूस करा लिया उसको 50,000 रुपये। तो बेटा अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट बना रही होगी तो दिखाएगी रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज 1 लाख, लेकिन 50 लाख का रिटर्न हो गया, बचा ही 50,000 का रिटर्न हो गया, बचा ही 50,000। मेरे एंगल से सोचो, मान लो मैंने किसी से एडवांस फी ले ली फॉर 5 मंथ, ठीक है ना, मैंने रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। 2 महीने के बाद कहता है मुझे क्विट करनी है, मैंने 3 महीने की रिफंड कर दी बेटा फीस माइनस रिटर्न, ओके बात। चलो जी बाबू समझ में आया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिनती की 3 चीजें, गुड्स की सेल नेट में, नेट मतलब रिटर्न के बाद, सर्विसेज की सेल नेट में, एंड सेल ऑफ स्क्रैप। चलो जी बेटा नोट नंबर 2 अदर इनकम। चलो एक काम करो फटाफट से इसके लिखो, अदर इनकम के लिए मुझे बहुत स्पेस चाहिए। लो बेटा बात करते हैं अदर इनकम पर। सब सामने देख रहे हैं बेटा, अदर इनकम में हमें बहुत सारी बातें लिखनी है और इसको समझना बहुत अच्छे से। बेटा नोट नंबर 2, अब मैं लिख रहा हूं बेटा, अब आप में से कोई लिखे ना बेटा बिल्कुल भी, पहले चीजों को समझ लो। नोट नंबर 2 कोई लिखेगा नहीं बेटा, अभी मेरे को बहुत सारा समझाना है। नोट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट नोट होगा एसपीएल का। और कोई बातें रहेगी क्या तेरी? सब अभी कर रही है क्या तेरे को?
लो बेटा, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। अदर इनकम में मैंने बहुत सारी बात लिखी है बेटा, और बहुत आराम से इस चीज को समझना। बाबू सबसे पहले एक बात कर देता हूं बाबू, ये सारी कंपनी के लिए एसपीएल का फॉर्मेट है। मान लो एक कंपनी ऐसी है बेटा जो ना तो गुड्स बेचती, मतलब ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, ना वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, और रही बेटा जब वो सर्विसेज बेचती है अपनी, वो एक फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है बेटा? पीछे से अमाउंट उठाई, 9% पे, 10% पे, आगे लोन दे रखा है 16% पे, 17% पे, या बेटा पीछे से 9-10% पे अमाउंट उठाई, किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं बेटा, जो बाबू इन्वेस्टमेंट से कमाती है, चाहे वो लोन की फॉर्म में हो बेटा, चाहे वो डिबेंचर खरीदना हो, चाहे किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना हो, मेन काम है उनका। तो बेटा अगर मैं बात करूं कोई फाइनेंस कंपनी है, तो बेटा ना तो वहां पर आ रहा होगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ना ही आ रहा होगा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप का तो मुद्दा ही नहीं उठता। उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? उसके लिए बेटा ये 3 चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, जो शुरू की मैंने 3 चीजें लिखी हैं। देखो बेटा खुद सोचो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके बेसिक ऑपरेशन से आप क्या कमाते हो, और बेटा फाइनेंस कंपनी अपने ऑपरेशन से बेटा इंटरेस्ट अर्न करती है, उसके लिए अदर इनकम नहीं हो सकती बेटा, वो डिविडेंड अर्न करती है, क्योंकि उसने बेटा शेयर ही तो खरीदना, उसका मेन काम ही यही है बेटा। तो बेटा ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और बेटा अगर आप कुछ कमा रहे हो इन्वेस्टमेंट बेचने से या गवा रहे हो, वो भी बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। समझ आई बात? अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो बेटा ये 3 चीजें आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होंगी, और बेटा अदर इनकम आपके लिए ये बची हुई आइटम होंगी। और अगर आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, या कोई भी सर्विस कंसर्न हो एक्सेप्ट फाइनेंस कंपनी, आपके लिए सारी की सारी अदर इनकम। समझ आई बात मैंने क्या बोली? दोबारा रिपीट कर रहा हूं बाबू, आप मैं बोलता हूं हॉजरी गुड्स खरीदते हो, हॉजरी गुड्स बेचते हो, जितनी बातें मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखवाई आपके लिए बस वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बाकी सारी चीजें आपके लिए अदर इनकम है। मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं, थोड़े बहुत आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, आपके लिए अदर इनकम है। आपका तो ऑपरेशन क्या है? हॉजरी गुड्स बेचना, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलता हूं इफ यू आर अ फाइनेंस कंपनी और आपका मेन काम ही क्या है बेटा? सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, चाहे किसी को लोन देना हो, चाहे बेटा डिवेंचर्स खरीदना हो, चाहे इक्विटी शेयर खरीदना बेचना हो, और ये काम आप डेली बेसिस पे करते रहते हो रोज। तो बेटा अगर आप कोई इंटरेस्ट कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, या नेट गेन आपने अर्न करा फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके लिए बेटा ये तीनों चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और आपके लिए फिर अदर इनकम क्या है बेटा? बस ये बातें लिखी हुई, ठीक है ना। और अगर आप कोई ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ये सारी बातें आपके लिए अदर इनकम है। पहले जो मैंने बात बोली समझ आई? मैंने आपको पहले ही कहा था नोट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एसपीएल का सबसे इंपॉर्टेंट नोट। चलो जी अब काम की बात और आगे बढ़ाता हूं बाबू, सब मेरी तरफ देखना। मैंने यहां पर थर्ड आइटम में लिखा गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और माइनस में लिखा लॉसेस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट बेचने से या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूं अगर आपको नेट गेन हुआ फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप रिकॉर्ड कर देना बेटा अदर इनकम में, लेकिन अगर नेट लॉसेस हो गए फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो क्या? तो बेटा ये अदर इनकम का पार्ट नहीं रहेगा। ये कहां रिकॉर्ड करोगे? अगर नेट लॉसेस हो गए, मैं बोलता हूं बेटा 50,000 रुपए का आपने रिलायंस के शेयर बेचे, 50,000 कमा लिए, लेकिन आपने इन्फोसिस के शेयर बेचे, 30,000 का नुकसान हो गया, नेट में 20,000 का गेन हुआ, ये रिकॉर्ड कर दो बेटा अदर इनकम का पार्ट है। लेकिन मैं बोलता हूं 50,000 रिलायंस के शेयर बेचने से हुआ, 70,000 रुपए का लॉस हो गया बेटा इन्फोसिस के शेयर बेचने से, नेट में 20,000 रुपए के लॉसेस हुए, गेन नहीं हुआ, तो बेटा वो लॉसेस कहां जाएंगे? वो बेटा अदर इनकम नहीं है मेरी, वो कहां रिकॉर्ड करोगे बेटा? अदर एक्सपेंसेस में पहुंच जाएंगे, नोट नंबर 9। समझ आई बात? मैंने पहले ही कहा इस नोट में बहुत पेज है, ये समझ में आ गया मतलब पूरा एसपीएल समझ में आ गया। समझ आई बात मैंने क्या बोली अभी तक? मैंने बेटा गिनती की 2 बातें बोली है, फाइनेंस कंपनी हो ये 3 चीजें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, बाकी अदर इनकम है।
नॉन फाइनेंस कंपनियों सारी ही अदर इनकम है, ठीक है ना, पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात मैंने बोली नेट गेन है फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बेटा अदर इनकम है। नेट लॉसेज है फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो अदर एक्सपेंसेस है। क्लियर बात? चलो बढ़ाओ बात को आगे बेटा, बात करते हैं अदर इनकम में क्या क्या चीज है। बेटा पढ़ना शुरू करना, और भी हो सकता है, इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट। रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत सारी हो सकती है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, सॉरी डिविडेंड आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स बेची उससे कुछ कमाया, वो भी अदर इनकम हो सकती है। सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर, तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? हाँ बिल्कुल जाएगा। आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट यहां पर रिकॉर्ड करोगे, बाद में यहां से माइनस करके ही तो कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हो। लायबिलिटी में अगर कोई जनरल रिजर्व जाता है, प्रॉफिट जाता है, कहां से जाता है? P&L से ही तो जाता है, ठीक है ना बाबू। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम लाइक न्यूज़पेपर, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। बाबू याद कराता हूं, कल एक बात बताई थी मैंने आपको बेटा, अदर करंट एसेट में हमने एक बात पढ़ी थी कि हम एडवांस टैक्सेस पे करते हैं सरकार को, ठीक है ना। मैं बोलता हूं आपने 3 क्वार्टर के सरकार को एडवांस टैक्सेस पे कर रखे हैं बेटा, ठीक है ना। आपने अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग अपनी समझ से बेटा टैक्सेस पे करते रहे। जब चौथा क्वार्टर आया, आपकी सेल उतनी नहीं हुई बेटा जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया हुआ था, तो बेटा कहीं ना कहीं आपने सरकार को मान लो टैक्सेस पे कर दिए 500 करोड़ के, और आपका टैक्स बैठता है 450 करोड़ का आपकी अर्निंग के अकॉर्डिंग, तो बेटा 50 करोड़ रुपए सरकार आपको रिफंड करेगी। और जब भी वो रिफंड आएगा बेटा, वो पार्ट बनेगा P&L अकाउंट का, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अदर इनकम। देख लो जी, कुछ बताना है तो मेरे को अब बताओ। नहीं, इनकम टैक्स का रिफंड आता है बेटा अगर हम टैक्सेस फालतू पे कर देते हैं तो, नहीं सरकार कैश में वापस करती है बेटा। आपको बता देता हूं ये बात आपकी नॉलेज के लिए, अगर बेटा आपकी बैंक में FD है और बेटा 25,000 से ज़्यादा ब्याज एक साल में FD आपको दे रही है, तो बेटा TDS कटता है आपका। TDS मतलब समझते हो? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का मतलब होता है अ काइंड ऑफ इनकम टैक्स, जो क्या करता है बैंक सीधा जमा करा देता है बेटा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, ठीक है ना। मान लो बेटा मैं बोलता हूँ रफली आपका 30,000 रुपये का बेटा इंटरेस्ट आना था, बाबू बैंक क्या करता है 10% TDS काट के जमा करा देता है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। उसने आपको 27,000 ही दिए, आपने कहा भाई 30,000 ब्याज है, उसने कहा 3,000 इनकम टैक्स में जमा करा दिया, मैंने TDS काट लिया, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपका 3,000 का टैक्स नहीं बैठता, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो बेटा, सारे प्रूफ देते हो सरकार को कि मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मेरा 3,000 का टैक्स बैठे, तो आप सरकार से रिफंड क्लेम करते हो बेटा, और सरकार रिफंड देती है कैश में इनकम टैक्स का। हाँ जी, बात ओके। नोट नंबर 2 ओके। फाइनेंस कंपनी शुरू की 3 बातें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस ये अदर इनकम ही अदर इनकम है आपके लिए। ट्रेडिंग कंसर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, या कोई भी सर्विस कंसर्न हो लेकिन फाइनेंस कंपनी नहीं हो, सब की सब अदर इनकम है बेटा आपके लिए। ओके बात, मुझे लगता था जिन चीज़ों पे एनालिसिस करना चाहिए कर दिया। एक ये बात बेटा जो समझने में दिक्कत आ सकती थी, और एक ये बात, बाकी तो सब बिल्कुल ईजी लिखा गया, ठीक है जी। फटाफट से नोट डाउन करना, फिर बढ़ते हैं आगे। लो बेटा बात करते हैं आगे नोट नंबर 3, 4 एंड 5 की। और बेटा अगर 3, 4, 5 समझ आ गए ना आपको अच्छे से, तो SPL समझ लेना लगभग खत्म हो गया। सबसे टेढ़ी चीज बेटा नोट नंबर 3, 4, 5, 2 पे था तो मैंने कहा 2 टेढ़ी है, जब वो समझ में आ गई तो अब 3, 4 और 5 टेढ़ी है। बाबू ये समझ लो बस बहुत अच्छे से। लो बेटा अगर आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न हो, तो ट्रेडिंग कंसर्न का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखने में कैसा होगा ये बता देता हूं, बहुत आराम से समझना बेटा। ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को हम क्या बोल रहे थे, कल बताया था, SIT स्टॉक एंड ट्रेड बोल रहे थे। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के स्टॉक 3 तरीके के थे, जिसको हम बोलते थे रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। तो मैं बेटा अगर इसका T फॉर्म P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने लगूं, तो मैं ऐसे लिखता हूंगा ना, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ SIT।
है ना, टू परचेजेस ऑफ SIT, ठीक है ना, बाय सेल्स ऑफ SIT, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे ही लिखूंगा ना बेटा। और मैं बोलूं अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाऊं तो कैसे लिखूंगा, सुनना, टू ओपनिंग स्टॉक, और बेटा ओपनिंग स्टॉक एक चीज का तो होगा नहीं, यहां पर रॉ मटेरियल भी बचा होगा साल की शुरुआत में, कहीं ना कहीं WIP भी होंगे, कहीं ना कहीं फिनिश गुड्स भी होंगे, लेकिन बेटा आप खरीदते क्या होंगे, खरीदते सिर्फ रॉ मटेरियल होंगे, खरीदते तो सिर्फ फैब्रिक होंगे ना, फैब्रिक खरीदा वो तो बाय चांस की बात है, फैब्रिक से WIP बनता है और WIP से फिनिश गुड्स बनता है, ये थोड़ी है WIP खरीदते हो और फिनिश गुड्स खरीदते हो, खरीदते तो बेटा सिर्फ रॉ मटेरियल होना, बेटा जब बेचते हो तो बेचते क्या हो, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, बेचते तो सिर्फ फिनिश गुड्स हो ना, और बेटा जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता है अगेन वो तीन चीजों का होता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। पहले ये बताओ टी फॉर्म में समझ आया कि नहीं, सर वर्टिकल फॉर्मेट में भी समझ में आएगा लेकिन आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है मुझे। पहले एक बात बताओ, क्या मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब लिखा तो दोनों की सेल्स की बात कर ली कि नहीं कर ली, यानी कि मैं ये तो रिकॉर्ड कर चुका हूं, सेल को तो हटा ही दूं, अब मैं कौन सी साइड लिख रहा हूं बेटा, मैं तो ये वाली साइड लिख रहा हूं, तो मैंने ये चीजें क्यों नहीं लिखी बेटा यहां पर, बाबू कंपनी एक्ट ने कहा ही नहीं कि आप इसे इनकम साइड लिखो, कंपनी एक्ट ने कहा इसको आप इसी साइड लिखोगे माइनस में, सर क्रेडिट साइड ना लिखवाकर अगर वो डेबिट साइड इसको माइनस में लिखवाना चाहे तो बात तो एक ही है बेटा, तो हम वैसे लिख देंगे बेटा जैसा कंपनीज एक्ट चाहता है। तो बेटा मैंने पूछा ये क्रेडिट साइड क्यों नहीं लिखवाई है, यहां तो लिखवाई नहीं आपने क्लोजिंग स्टॉक, बेटा कंपनीज एक्ट ने इनको माइनस में लिखवाया हुआ है डेबिट साइड, यानी कि नहीं साइड इसको माइनस में लिखना है। अब बहुत आराम से समझना बेटा मेरी बात को, बाबू सबसे पहली आइटम क्या लिखी गई है, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, यही लिखी गई है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब क्या होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, समझना, सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तीन चीजों से मिलकर बना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं इन सब चीजों को इधर लिखने वाला हूं माइनस में, ठीक है ना। आप खुद सोचो बेटा, जब साल शुरू हुआ तो आपके पास 1000 मीटर फैब्रिक था, फैब्रिक मेरे लिए रॉ मटेरियल है ना, जब साल शुरू हुआ तो बेटा मेरे पास साल के शुरुआत में पहले दिन 1000 मीटर फैब्रिक था, मैंने बेटा साल भर में 10,000 मीटर फैब्रिक और खरीद लिया, ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और बेटा जब साल खत्म हुआ, साल के आखिरी दिन सिर्फ 200 मीटर फैब्रिक बचा है, बेटा होना चाहिए 11,000 मीटर, जब साल शुरू हुआ 1,000 मीटर फैब्रिक पड़ा था, 10,000 मीटर मैंने बेटा साल भर में और खरीद लिया, 11,000 होना चाहिए ना, कहता साल के आखिरी दिन बस 200 मीटर पड़ा है, यानी कि बेटा वो 10,800 मीटर गया कहां बेटा, वो कहीं ना कहीं बिजनेस में कंज्यूम होगा, कहीं ना कहीं बेटा उससे तैयार हो गई होंगे सूट शर्ट पैंटे। तो बेटा मैंने कितना कंज्यूम कर दिया, ये है वो बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तीन चीजों से मिलकर बनता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बात समझ में आई, बढ़े आगे बेटा। सेकंड बात में लिखा हुआ है परचेज ऑफ SIT, SIT किसके स्टॉक को बोलते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न के, ठीक है ना बेटा। अगर आप कोई ट्रेडिंग कंसर्न हो और आपने बेटा अपने लिए परचेजेस करी हैं, आप क्या परचेज करते हो, चेयर खरीदते हो, चेयर बेचते हो, स्टूल खरीदते हो, स्टूल बेच देते हो, AC खरीदते हो, AC बेच देते हो, यही तो होती है ट्रेडिंग कंसर्न। जब आप बेचते हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जब आप खरीदते हो तो परचेज ऑफ SIT, बस SIT पे कोई एनालिसिस नहीं है बेटा, ये लो परचेज ऑफ SIT खत्म, बस परचेज ऑफ SIT दिखाना है यहां पर और कुछ है ही नहीं। एंड लास्ट वन, सबसे काम की बात बेटा, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड SIT। बाबू क्या कहा यहां पर लिखने को बेटा, कंपनीज एक्ट ने कहा चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में जो भी चेंजेस हुए दिखा दो। चेंजेस से मतलब क्या है मेरा, ओपनिंग स्टॉक, यहां बेटा नहीं, मैं खर्चे वाली साइड लिख रहा हूं, ये जो साइड है ना ये डेबिट साइड है, ये खर्चे लिख रहा हूं, ये साइड लिख रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिखा दिया।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ SIT माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ SIT दिखा दिया। देख लो सारी के सारी आइटम दिखा दी, कोई नहीं छोड़ी। लेकिन दिखाने का तरीका अलग है बेटा। आप टी फॉर्म में बनाते थे, ये टी फॉर्म में बनवाता नहीं। लेकिन बेटा कंपनीज एक्ट ने इस बात का ध्यान जरूर रखा है कि आप ट्रेडिंग कंसर्न हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, दिखाई हर आइटम जाए। रिपीट करूं दोबारा? पार्डन पार्डन, हाँ ये तो बिना रिपीट करे चल ही नहीं सकती, गाड़ी नहीं चल सकती बिना रिपीट करे। लो बेटा समझ लो बहुत आराम से। बाबू मैंने ये आपको एक बार बता दिया कि आइटम हर एक दिखाई गई है, कोई नहीं छोड़ी गई बेटा, ठीक है ना यार। शिवांशु ये तूने जो करा है ना, बड़े दिल को लगी बात। मैंने कहा आइटम हर एक दिखाई गई है, गंगा की तरफ देखने लग गया यार। मैं तो रहने दे, मुझे सब पता है बेटे। चलो जी, ओपनिंग स्टॉक बेटा, ट्रेडिंग कंसर्न का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो बेटा सिर्फ SIT का होगा। बेटा जो परचेजेस करते हैं बेटा SIT की करते हैं, बाय सेल्स सिर्फ SIT की, और बेटा क्लोजिंग स्टॉक SIT, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास स्टॉक बेटा तीन चीजों का, रॉ मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स, परचेजेस सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की, सेल्स सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की, और बेटा अगेन क्लोजिंग स्टॉक तीन चीजों का, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। बेटा चीजों को बहुत आराम से पढ़ो, रिलैक्स मोड में, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ तीन बातें बतानी है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब पढ़ना शुरू करो बेटा। सबसे पहली आइटम लिखी क्या गई है? मैं जब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पर आया ना, फोर्थ आइटम पर बेटा, मैं ये सिर्फ डेबिट साइड लिख रहा हूं, ये अपनी ये वाली साइड। और अगर मैंने कोई चीज इधर से इधर लेकर आनी है तो बेटा माइनस में ही आ सकती है, ठीक है ना। पहली बात तो मैं सेल्स दिखा चुका हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। दूसरी बात बेटा, जब लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल साल भर में आप कंज्यूम कर गए, बेटा कैसे निकलता है समझाया भी मैंने। ओपनिंग स्टॉक था कितना रॉ मटेरियल का, कितनी साल भर में परचेजेस करी, और साल के आखिरी दिन कितना बचा, अपने आप निकल कर आएगा बेटा कितना साल भर में आपने कंज्यूम करा। बाबू कैसे बनता है ये? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इन तीन चीजों से बनता है बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आपको बता देता हूं, वैसे इसकी एनपीओ में भी बात आई थी। एनपीओ में हम इसको अकाउंट बना के करते थे, अकाउंट भी तो ऐसे ही बनाते थे। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखते थे, और टू परचेजेस लिखते थे, लिखते तो यही थे। एनपीओ भी तो ऐसे ही बनता था। चलो खैर छोड़ो, लेट इट बी। मुझे एनपीओ का क्या करना, समझ आया ना बेटा। साल की शुरुआत में 1000 मीटर फैब्रिक पड़ा था ब्लैकबेरी के पास, साल भर में 10,000 मीटर और खरीद लिया, लेकिन जब साल खत्म हुआ तो बेटा सिर्फ 200 मीटर बचा, तो गया कहां बाकी? कंज्यूम हो गया बेटा, तैयार हो गई सूट शर्ट पैंट, ठीक है बेटा समझ आई। तीन आइटम तो बेटा इसी में मर्ज हो गई। दूसरी बात है परचेज ऑफ SIT, अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो तो आप बेटा जो सामान खरीदते हो वही बेचते हो। सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा, परचेज आपका खर्चा है, डेबिट साइड दिखा दो, तो बेटा दिखा दिया मैंने। और बेटा थर्ड आइटम इज चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड SIT। चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ, इन्वेंट्री में क्या क्या चेंज आया, फिनिश गुड्स की, WIP की और बेटा SIT की। बेटा चेंजेस का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक था बेटा 10,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक का बचा 8,000 रुपए का, तो 2,000 रुपए का चेंज आया, दिखा दिया बाबू। ऐसे ही WIP में बेटा चेंजेस, ऐसे ही बेटा SIT में चेंजेस, खत्म। देख लो एक एक आइटम रिकॉर्ड होगी, कुछ नहीं छोड़ी। क्लियर बात, समझ आई बात? सिंपल है कि नहीं है? अगर बेटा मैं ये ना बनाऊं ना और सीधा पढ़ाने लगूं तो सर पकड़ लेगा कोई भी इंसान, समझ ही नहीं आएगा भाई क्या क्या लिखवा रहा हूं। क्लियर हुई बात? ऑल ओके। चलो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। बाबू SPL का फॉर्मेट दिया गया शेड्यूल 3 पार्ट 2 में, कंपनीज एक्ट 2013। बाबू दो ही चीजें मेरी क्रेडिट साइड का पार्ट है, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं जिनके अलग अलग 7 हेड है, CPC EFDO। CPC
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक एंड ट्रेड। बाबू उसके बाद EF, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, DO, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गिन के 3 चीजें आती हैं बेटा, अगर आप नॉन फाइनेंस कंपनी हो तो। नॉन फाइनेंस, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स नेट में, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज नेट में एंड सेल ऑफ स्क्रैप। अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो 3 चीजें, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नेट गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आप नॉन फाइनेंस हो तो यही तीनों चीजें अदर इनकम में भी आ जाएंगी। एक और चीज अदर इनकम में आएगी जिसमें मैंने 5 एग्जाम्पल लिए। इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, वो सिर्फ एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने बात करी रेंट रिसीव्ड की, डिस्काउंट रिसीव्ड की, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम लाइक न्यूज़पेपर, या मैंने बात करी रिफंड ऑफ इनकम टैक्स की। ठीक है बेटा। और बाबू इन तीनों के ऊपर मैंने एनालिसिस अभी करा 2 बार, शायद क्लैरिटी आई होगी आपको। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है ना। परचेज ऑफ SIT डायरेक्टली बेटा मैंने उतार दी, और बेटा चेंज इन द इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही WIP, ऐसे ही SIT। ठीक है जी। 1 मिनट बुक दिखाना, होमवर्क दे दूँ बेटा। अभी आज प्रॉब्लम नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं, कल इकट्ठी कर लो, क्योंकि क्या होगा ऐसे मुझे भी प्रॉब्लम लेने में मजा नहीं आएगा। 2-4 इकट्ठी कर लो प्रॉब्लम। बाबू आप कल क्वेश्चन करके ला रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 31 तक, और जो करके नहीं लाएगा वो कल आए ना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 31 तक आपको करके लाने हैं, और बाबू इसके बाद सिर्फ 7 इलस्ट्रेशन बचे हैं। परसों दूंगा होमवर्क, जब बेटा ये 4 बातों का एनालिसिस कर दूंगा। कल आपने बेटा सिर्फ सुनाना है। ठीक है जी। और ये बात फॉर श्योर समझ लेना, अगर आप में से कल कोई एब्सेंट होता है या मुझे दिखता है कि स्ट्रेंथ कम है, मैं कल ये 4 पढ़ा दूंगा, सारे करा दूंगा होमवर्क। ठीक है ना बेटा। और बाबू किसी को कोई वीडियो देने नहीं वाला, फॉर श्योर समझ लेना ये बात। ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।